रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर अशोक शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ हुसैन जावेद पाकिस्तान के पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है हुसैन साहब आपका भी। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल JS सोढ़ी, लेफ्टिनेंट कर्नल हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और सबसे पहले मैं TPS त्यागी सर का रुख करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे कि आज 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, इतिहास लिखते हुए नजर आ रहे हैं और हर जगह से अगर हम सैन्य शक्तियों की बात की जाए उसमें भी हम बहुत आगे हैं, अगर हम अर्थव्यवस्था के रूप में बात की जाए उसमें भी हम बहुत आगे हैं। अब जब देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है तो भारत की स्थिति और कितनी ज्यादा पहले के मुकाबले मजबूत हुई है। साथ ही साथ अगर आज की डेट में पाकिस्तान को एक बार फिर से करारा जवाब देना हो तो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस की आपको शुभकामनाएं। आपको भी, कर्नल सोढ़ी को भी और हमारे जो पाकिस्तान से मित्र बैठे हैं बहुत ही खैर मकदम और इस्तकबाल के साथ हुसैन साहब को। अब सुनिए सर, पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहीं नहीं टिकता, इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। हमें पाकिस्तान से इतना भी डर नहीं, चाइना से इतना भी डर नहीं। हमको जो प्रॉब्लम है वो उस पाकिस्तान से है जो हिंदुस्तान में है। हमारे सामने 3 पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश में पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान में पाकिस्तान। जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान है उसे हम हाफ फ्रंट कहते हैं। हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ रावत साहब भी उसे हाफ फ्रंट कहा करते थे। हमारी प्रॉब्लम अगर है तो वो उस हाफ फ्रंट से है। खैर, नाउ कमिंग टू द रिपब्लिक डे, देखिए मैं 3 बात बताना चाहता हूँ। पहले तो ये कूटनीति की दृष्टि से हमने इस रिपब्लिक डे पे श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी को सीधे सीधे जवाब दे दिया। आप हमारे ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया, आप उसे 500% कर दीजिए। हमने यूरोपियन यूनियन के उर्सुला को बुला लिया, हमने एंटोनियो को बुला लिया और उन्होंने आने से पहले ये कह दिया कि हम हिंदुस्तान के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जो हमको डेफिसिट अगर वहां से हुआ अमेरिका से, वो यूरोप की कंट्री से पूरा हो जाएगा। हमारी कूटनीतिक जीत। नाउ कमिंग टू द फौज, हमारे पाकिस्तान के मित्र यहाँ बैठे हैं, हालांकि इनके जो जनरल शरीफ है वो है मुनीर है, वो इन्हें बताते रहते हैं कि देखो हम तो ऑपरेशन उसमें जीत गए, ऑपरेशन सिंदूर में। असलियत में ऑपरेशन सिंदूर में 88 घंटे में वो काम किया हिंदुस्तान ने जो आज तक दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ। और मैं उसमें से एक ही काम का जिक्र करता हूँ और वो है एयर डिफेंस। हमने लद्दाख से लेके और सर क्रीक तक एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, S-400 से लेके एंटी एयरक्राफ्ट तक, कि पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मिसाइल, ड्रोन कोई भी उस एयर डिफेंस दीवार को पार नहीं कर पाए। नाउ दिस इज द वन, दिस इंटीग्रेशन, दिस इज द बेसिस ऑफ टुडेज रिपब्लिक डे परेड, इंटीग्रेशन एंड इनोवेशन। इंटीग्रेशन के नाम पे 2-3 एग्जांपल जो इसमें आपके सामने आने वाली है। भैरव बटालियन है। अब ये भैरव बटालियन क्या है? यूं तो वैसे इन्फेंट्री बटालियन है, यूं तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड फोर्सेस है, पैरा कमांडो फोर्सेस है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस है, लेकिन उनके बीच के गैप को भरने के लिए वो भैरव बटालियन, जिसमें सोल्जर तो केवल 250 है, एक इन्फेंट्री बटालियन में 800-900 होते हैं, लेकिन वो उसमें इन्फेंट्री भी है, आर्टिलरी भी है, एयर डिफेंस भी है, कम्युनिकेशन भी है, इंजीनियर्स भी हैं, एंड इट इज लाइक ए क्विक रिएक्शन टीम। सर ठीक है, ठीक। एक जो सैन्य ताकतें आपने गिनाई, मुझे लगता है कुछ और बचा कर रखिए आप, अभी एक के बाद एक हमला आप करिएगा। आगे भी हम जो है इसको और डीप में समझेंगे। हमारे साथ JS सोढ़ी साहब भी जुड़े हैं। सर आपका रुख करना चाहूंगा और आपसे समझते हैं कि हिंदुस्तान की ताकत को देखकर पाकिस्तान
हर बार जो है वो यही कहता है, गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आता है कि हम तो भाई सामना कर लेंगे, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। सोढ़ी साहब। जय हिंद आशीष जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। सबसे पहले आपको, टीम इंडिया डेली लाइव को, मेरे को पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को भारत की 77वीं गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भारत जिस तल पे है उसका एक बड़ा श्रेय जाता है हमारे अच्छे लिखे हुए संविधान को, जो कि 1950 को इसी दिन लागू हुआ और इसी ने हमें बहुत ताकत दी है कि आज हम जहां पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में संविधान 3 बारी बदल चुका है, श्रीलंका में 3 बारी बदल चुका है, नेपाल में संविधान 7 बारी बदल चुका है, अफगानिस्तान में संविधान 8 बारी बदल चुका है। लेकिन हमारे यहाँ बीच में टोक रहा हूं, माफ कीजिएगा, एक बार फिर से पाकिस्तान वाला जरा आंकड़ा दे दीजिएगा, हुसैन साहब जो शायद सुन ना पाए हो जी। अब पाकिस्तान में संविधान 3 बारी बदला है, श्रीलंका में 3 बारी बदला है, नेपाल में 7 बारी बदला है और अफगानिस्तान में 8 बारी बदला है। लेकिन भारत का संविधान वही रहा है, संशोधन हुए हैं लेकिन संविधान कभी नहीं बदला है भारत में, और यही हमारी मेन ताकत है। जहां तक आपका मूल प्रश्न है आशीष जी, पाकिस्तान तो कभी भारत के लिए सैनिक चुनौती था ही नहीं। 1947 से लेकर आज तक हमारी 5 सैनिक मुठभेड़ हुई है पाकिस्तान के साथ। हमने हर सैनिक मुठभेड़ को में पाकिस्तान को हराया है। अगले 100 साल में अगर हमारी 10 सैनिक मुठभेड़ भी होंगी पाकिस्तान के साथ, हम उन 10 में भी भारी तौर पे विजय होकर निकलेंगे। पाकिस्तान तो हमारे लिए कभी कोई सैनिक चैलेंज रहा ही नहीं है। जहां तक बात है आज हमारे इस पाक और पावन दिवस की, इसका श्रेय हर भारतीय नागरिक को जाता है जिसने अपनी योग्यता और क्षमता के मुताबिक भारत की तरक्की में योगदान दिया है। बेशक वो पत्रकार हो, बेशक वो किराने की दुकान वाला हो, बेशक वो ऑटो रिपेयर मैकेनिक हो, सबने भारत की तरक्की में अपना अपना योगदान दिया है और तभी भारत आज यहाँ खड़ा है। एक और आंकड़ा मैं देना चाहूंगा आशीष जी, 1950 में जब 3 साल हुए थे पाकिस्तान को नए देश के उभरे और भारत को आजाद हुए, 1950 में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी थी। पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी 83.3 अमेरिकी डॉलर थी, भारत की कम थी 82.2 अमेरिकी डॉलर। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज 2026 में भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़ चुका है। इसका श्रेय फिर मैं कहूंगा हमारे बहुत बढ़िया लिखे हुए संविधान को जाता है। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं। बचा कर रखिए अपनी ये हमले वाले जो बयान है, ये जो डेटा बचा कर रखिए। मुझे लगता है हुसैन साहब जो है वो बेचारे परेशान ना हो जाए। हुसैन साहब जवाब दीजिएगा, आपके यहाँ 3 बार बदला गया, हमारे यहाँ एक ही है और हम मानते हैं उसको और सबसे ऊपर रखते हैं। देश हमारे लिए सबसे पहले, संविधान हमारे लिए सबसे पहले। साथ ही साथ कहां खड़े हैं भाई साहब आप, किस गफलत में हैं और कौन से सपने आप देख रहे हैं, जरा हमें बताइए। कहां स्टैंड कर रहे हैं भारत के सामने? आंकड़े तो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं सर, और अगर आंकड़े आप कहेंगे आपके पास, मैं वो आंकड़े भी पेश कर दूंगा। ये बैठा हुआ लेके दिखा भी रहा हूं जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट भी किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। इससे पहले कि आपने जो सवाल उठाया, जो हमारे पैनलिस्ट ने सवाल उठाया, मैं उन पर आऊं, पहले तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं ना कि आप मुझे भी थोड़ा टाइम देंगे जितना सर, पूरा आपने टाइम दिया आपको। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम पूरा टाइम देते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप बोलिए। नहीं, आप अच्छे लोग हैं बिल्कुल, इसलिए मैं आपके चैनल पे आता भी, उसमें कोई शक नहीं। सबसे पहले देखें, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन इंडिया का आज रिपब्लिक डे है तो उसकी बहुत सी शुभकामनाएं आपको भी और हमारे पैनलिस्ट को भी, क्योंकि अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, आप हमारे हमसाए, और हमसाए बदले नहीं जा सकते, ये एक हकीकत है। अब आते हैं आपके सवालों की तरफ, और आप तो इससे पहले मैं अपने पैनलिस्ट की जो बात है उन पर, उनके साथ तो मैं कई टॉक शो में आता रहा हूं, मैं उनकी सोच को अच्छे अंदाज से जानता हूं। ठीक है, आपने जो अपना पूरा इंट्रो दिया ना, सर मुझे सबसे पहले तो ये लगा कि आपने ना आज रिपब्लिक डे की परेड से पहले बॉर्डर 2 भी देखी है, इसलिए आपके अंदर जोश जो है वो बहुत ही ज्यादा उमड़ के आ रहा है। नहीं, मैंने बॉर्डर सुनी, मैंने आपसे बात तो सर, आप अगर मुझसे कुछ पूछ रहे तो मैं जवाब देने का हक तो रखता हूं, इतना तो आपके यहाँ भी संविधान कहता होगा शायद, है ना? तो उसी हिसाब से मान लीजिए, अपने संविधान के हिसाब से मान लीजिए। मैंने बॉर्डर 2 अभी देखी नहीं, इसके बाद जाऊंगा देखने, और ये जोश हमेशा हाई रहता है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो 500 गुना हो गया है सर। अच्छी बात है सर, आप जरूर देखिए, बिल्कुल।
मैं ये कहूंगा कि जहां आप लोग अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करें, जी। अच्छा लगता है। और मुझे भी आपकी परेड बहुत अच्छी लगती है, खासकर जो इसमें आपके मुख्तलिफ इलाकों के जो फ्लूट्स आते हैं वो कमाल के होते हैं। मैं उससे बड़ा इंस्पायर होता हूँ। लेकिन जहां आपने आज रिपब्लिक डे की बात की, पाकिस्तान के साथ अपने कंपैरिजन की बात की, अच्छा होता आप ये भी कहते कि आज 26 जनवरी 2026 को इंडिया के पास एक रॉकेट फोर्स बन चुकी है। आज 26 जनवरी 2026 को इंडिया के पास एक 5th जनरेशन जेट भी आ चुका है। आज 26 जनवरी 2026 को इंडिया के पास जोरावर टैंक इतना सक्षम है कि वो जनाब हाई अल्टीट्यूड पे कामयाबी के साथ काम भी कर रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि वो नाकाम हो गया। उसका रेप्लिका अब राजस्थान में इस तरह भेजा जा रहा है ताकि उसमें खामियों को दूर किया जाए। और सबसे बढ़ के आज 26 जनवरी 2026 को इंडिया की रोबोटिक फोर्स तैयार हो चुकी है, क्योंकि देखिए चाइना आपके ऊपर बैठा हुआ है, उसकी तो फोर्स तैयार है। और आपकी इंडियन डिफेंस एनालिस्ट सानी साहब ने भी कहा कि अगर आज चाइना के साथ आपकी जंग होती है 48 घंटे में आप घुटने टेक देंगे, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। और आखिरी बात, क्योंकि अभी तो शो स्टार्ट हुआ है तो मैं भी अपने हथियार बचा के रखता हूँ, मैं इसके बाद आऊंगा दोबारा। तो मैं यही कहूंगा कि मुझे बताएं इंडिया की थिएटर कमांड का क्या हुआ। आप तो कह रहे थे कि हम एक साथ 2 महाजों पे जंग कर सकते हैं, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, लेकिन मई में जो हुआ, आप मुझे छोड़ दें, मैं तो पाकिस्तानी हूं ना। आपको लगता है मैं वही बात करूंगा जो इंडिया के खिलाफ ही होगी। आप अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को पढ़ लीजिए, जिसने एक लाइन में कहा है कि मई की जंग में पाकिस्तान ने जो अस्करी। किस अमेरिका की बात कर रहे हैं आप, जो 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 सुन ले आप नहीं, लोगों को पाल रहा है? किस अमेरिका की बात कर रहे हैं आप, जो खुद डबल देखिए, स्टैंडर्ड पर खड़ा है? उस अमेरिका की अगर आप बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी सर, मैगजीन कम से कम देखें। जिस अमेरिका की बात कर तो रहे सुन ले मेरे भाई। हैं वो तो अरे मेरे समझिए भाई, आप। बात तो सुन ठीक ले है, हाँ यार। बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए, फिर मैं त्यागी सर का रुख करूंगा, बोलिए। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो आया दिसंबर 2025 में, उसने कहा कि मई की जंग में पाकिस्तान ने अस्करी बैलेंस जो था इस खत्ते में उसको रेस्टोर कर दिया और पाकिस्तान विनर आया। आज अब गजा की बात करें, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट की बात करें, अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बात करें, चाइना के साथ ताल्लुकात की बात करें, पाकिस्तान का आलमी स्टेचर ऊपर गया है। तो ये वो तमाम चीजें हैं मेरे भाई जो इस बात को साबित करते हैं कि आज 26 जनवरी को आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। और ये आर्टिलरी, इन्फेंट्री, आर्मर्ड कोर से निकले, हमारे पास इतने फौजी हैं, हमारे पास इतने हथियार हैं। ये ओल्ड वॉरफेयर हो चुका है। मल्टी डोमेन की बात करें, जहां डॉग फाइट्स नहीं होती, बल्कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के तहत जो जेट्स होते हैं उनको निशाना बनाया जाता है, जो हमने बनाया है। त्यागी सर नहीं मानेंगे वो अच्छा, कहीं मुझे नहीं एक मानने बात को तैयार है। बताइए, मुझे एक बात बताइए, 50 मैगजीन्स के अंदर भी हाँ अगर ये लिख दिया जाए हाँ कि पाकिस्तान ने अच्छा काम किया और जीत हासिल की, तो क्या वो सच हो जाएगा? सदाकत हो तो खुद पे खुद चले आते हैं दिल खींचे, हकीकत खुद को मनवा लेती है, मानी नहीं जाती। माय फ्रेंड, जो सैटेलाइट की पिक्चर्स हैं, जो वीडियोस हैं, जो विजुअल्स हैं, जो आपके एयरफील्ड में क्रेटर बने थे और जिसको ठीक कराने के लिए आपने ठेके छोड़े थे, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट थे वो पब्लिक डोमेन में है, क्या वो प्रूफ नहीं है कि आपको नुकसान पहुंचा? और जो मसूद अजहर रो रो के ये कह रहा था कि मेरे परिवार के 14 लोग मार दिए गए, अगर मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। और वो भावलपुर, वो मुरीद के वो कोटली, वो जो सब कुछ दुनिया के सामने आया कि किस तरह से खत्म हुए, वो आपको मालूम नहीं। खैर, ये छोड़ दीजिए, इस बहस में नहीं पड़ते कि किसके साथ क्या हुआ, दुनिया जानती है क्या हुआ। हमने तो वो करके दिखाया जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ। हमने बताया एयर डिफेंस की सर मैं आपको टोक दीवार रहा हूं हमने सर, कैसे त्यागी सर मैं आपको टोक रहा हूं। एक जो सवाल था हुसैन साहब का, वो ये कह रहे थे कि अगर अभी हमारा वॉर हो जाए तो हम घुटने टेक देंगे, पाकिस्तान को तो छोड़ दीजिए, वो चाइना की बात कर रहे थे सर। जी जी, देखिए एक बात समझ लीजिए कि लड़ाई हथियारों से नहीं होती, लड़ाई हौसले से होती है। छोटा सा देश है ना इजराइल, उसने अपने चारों तरफ बड़े बड़े अरब देशों को हवा सिखा रखी है, उनकी हवा निकाल रखी है। आइए, अगर चाइना के साथ में मुकाबला होता है, चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो कंस्क्रिप्टेड सोल्जर है, वो वॉलंटरी सोल्जर नहीं है। 3.5 फीट का वो सोल्जर जो हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के काबिल नहीं है,
वो यहाँ के 6 फीट के जवान का सामना कर पाएगा? अरे साहब ये सब छोड़िए, चाइना होगा। अगर चाइना में हिम्मत होती लद्दाख में अगर उसने अपने 50 लाख ट्रूप डिप्लॉय किए, हमने तुरंत मेरा डिप्लॉयमेंट कर दिया। और आपको मालूम है अभी लेटेस्ट डेप्सांग और ड्रेमचौक से चाइना को पीछे भागना पड़ा। ये चाइना के साथ हुआ कि नहीं हुआ? आप बताइए मुझे। अभी इतने दिनों से वो एलएसी के ऊपर, बॉर्डर लाइन के ऊपर चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम आगे बढ़े। एक पुराने जमाने में कभी उसने स्लाइसिंग कर ली होगी, सलामी स्लाइसिंग। अब नहीं है, अब चाइना को बता दिया गया है। अब चाइना तो पाकिस्तान को साइडलाइन करेगा, क्योंकि उसके ये समझ में आ गया कि पाकिस्तान उसके सीपीईसी को सुरक्षा देने में इनकैपेबल है। जो लोग उसके चाइना के काम कर रहे हैं बलूचिस्तान में, उनको इनकैपेबल है। बताइए हुसैन आहिस्ता साहब। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, आहिस्ता चाइना पे जवाब ले लेते हैं जरा, बहुत देर से वो पूछ भी रहे थे। हुसैन साहब, सेटिस्फाइड हो गए आप आंसर से? इस हमले से सेटिस्फाइड हो गए त्यागी सर के रॉकेट लॉन्चर से? देखिए, बात ये, मैं वही बात कर रहा था कि अब आप इसमें रॉकेट लॉन्चर की बात करना, ये त्यागी, वो अरे हिसार सर है मैं इसलिए कह रहा हूं कि त्यागी सर के जवाब फैक्चुअल होते हैं और एकदम उसी स्टाइल में होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मैं उनके उसी को बोल रहा हूं। बताइए रॉकेट, मैं समझ सकता हूं मेरे तकलीफ भाई, आपकी, रॉकेट लॉन्चरों से आपको बहुत तकलीफ है, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, बोलिए, अब एक तो मिनट सेटिस्फाइड ठहरे, होंगे एक आप। मिनट ठहरे। हम्म त्यागी साहब के इंटेलेक्ट को मैं बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा, मैं उनकी बात सुनता हूँ, वो मेरी बात सुनते हैं। बातचीत चलनी इस तरह चलती रहनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। लेकिन मैं वही बात करूं, आपने शब्द इस्तेमाल किया रॉकेट लॉन्चर, और मेरे भाई रॉकेट लॉन्चर अब ऑब्सोलीट किस्म की टेक्नोलॉजी बन गई। आपके ख्याल है कि इन चीजों से अब जंग जीती जा सकती है? आप किस दुनिया में रह रहे हैं? असल में पता है क्या, सर मैं इंडिया को जो 26 की दुनिया घमंड में है रह ना, रहा हूं, एक मैं सुनिए उसी यार, दुनिया में रह रहा हूं यार जहां आप पर एक जवाब बात, दिया गया है, आप जहां सबर से, पर आप जवाब सबर दिया से गया है सुनते सर, नहीं है ना, यही तो इसीलिए समस्या है। आप मानते नहीं है, खैर ठीक है, सबर आप से बात सुनिए बोलिए। यार। आपने थोड़ी देर पहले कुछ कहा था, उसको मैं बता देता हूं। आपने दम दिखाने की कोशिश की थी, मैं उसका जिक्र कर देता हूं। परमाणु हथियारों की अगर आप बात करेंगे उसमें भी हम आगे हैं, मिसाइलों की अगर बात करेंगे उसमें भी हम आगे हैं। तो आप कहां स्टैंड कर रहे हैं सर? क्यों इतना जो है ओवर कॉन्फिडेंस पाकिस्तान दिखा रहा है? जरा मेरे मुझे भाई बताइए क्या है आपके देखिए, पास। चलिए मैं आपको समय अच्छा, देता हूं, आप मुझे बता दीजिए कि आपके पास क्या है ऐसा जिससे आप खुला चैलेंज दे रहे हो, और फिर उसके बाद सोडी साहब का मैं रुख करूंगा आप ही के उस बयान के बाद। चलिए हुसैन साहब, ऑल योर्स। देखिए, ओके, देखिए, हमें कोई इंडिया को चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। मई में आप लोगों ने ही हमें चैलेंज किया था, हमने आप पे कोई हमला नहीं किया था पहले। एक तो बात ये है। दूसरी बात, हमें हिंदुस्तान को सामने रख के ना, हम अपनी हर चीज की पॉलिसी नहीं बनाते। हमें अपना डिफेंस अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मजबूत करना है। अगर आपके पास इतने फ्रिगेट्स हैं, आपके पास इतनी सबमरीन्स हैं, तो वो क्योंकि आपके साथ आपका जो समंदर है, जो आपका साहिल है, वो बहुत ज्यादा वास्ट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। हमारा 700 किलोमीटर की साइली पट्टी, हमने उसके हिसाब से अपने 3 अड्डे बनाने हैं, जो हमारे लिए बहुत काफी भी है। एक चीज तो ये है। दूसरा, आपने एयरफोर्स की बात की। देखिए, दुनिया में अब ये चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है, जंगों में एयरफोर्स का किरदार सबसे ऊपर हो गया, बाकी सब चीजें बैकग्राउंड में जा चुकी हैं। इसको दुनिया की एयरफोर्स मानती है, हर मुल्क मानता है। आज की तारीख में हिंदुस्तान के पास वही बात है ना, मैं भी यही बात करूंगा जी, कि 26 जनवरी 2026 को हिंदुस्तान के पास एक्टिव 29 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स के। ये आप झुटला नहीं सकते, ये आपकी एयरफोर्स के स्टैट्स हैं जो एक्टिव है। हमारे पास 25 एक्टिव है, 4 स्क्वाड्रन का फर्क है आपका और हमारा। तो आप कहते हैं कि हम आपके सामने खड़े कहें, जबकि मैं आपको बता चुका हूं कि एयरफोर्स की अहमियत सबसे ज्यादा है। और सबसे अहम बात यह है सर, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, अभी सर ने चाइना के हवाले से बात की। ये बात आप लिख लीजिए कि चाइना आपसे जंग करना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना के लिए आप कोई खतरा नहीं है। और चाइना की पॉलिसी हमेशा यही रही कि इंडिया में हमारे साथ बात करे, और पाकिस्तान, चाइना, इंडिया मिल के आगे चले। लेकिन इंडिया को उस बात की समझ नहीं आती कि आपको RIC का हिस्सा नहीं बनना, रशिया, इंडिया, चाइना। तो हकीकत दुनिया की बदल चुकी है। सबसे बढ़ के इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सर आज कहां खड़ी है? साउथ एशिया में, जो हमारा ये साउथ एशिया है, भूटान के अलावा आपके ताल्लुकात किससे है? बांग्लादेश के साथ आप कहां खड़े हैं? पाकिस्तान के साथ आप कहां खड़े हैं? आलमी ताकत अमेरिका के साथ आप कहां पे खड़े हैं? चाइना को तो छोड़ दीजिए, एक रूस आपके साथ था, उसके साथ आपकी SU-57 की डील होनी थी, वो भी नहीं हुई। तो मुझे पता है दुनिया में हिंदुस्तान खड़ा कहां है आज? ये आपकी खारजा पॉलिसी कर क्या रही है? ठीक है सॉरी साहब। सॉरी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आशीष जी। वो ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा अहम भूमिका जो एयरफोर्सेस निभाती नजर आती हैं, और हमारे पास जो हमारे दोस्त ही नहीं बचे हैं।
ये पाकिस्तानी पत्रकार साहब हुसैन साहब ये कह रहे हैं? आशीष जी, देखिए, हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने कई बारी चिंता जताई है कि हमारी जो लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो कम हो चुकी है। हमें औपचारिक तौर पे 42 नहीं, लेकिन लड़ाकू सर विमान पाकिस्तान से तो ऑथराइज ज्यादा हैं। ही है ना। अगर मैं जो देख पा रहा हूं, लड़ाकू विमान 513 और पाकिस्तान के पास 328 ही हैं। आशीष जी, हमारे लिए पाकिस्तान सैनिक चुनौती नहीं है, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। जी जी। तो हमारे वायुसेना अध्यक्ष ने बोला है कि हमारे लड़ाकू विमानों के स्क्वाड की स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि अब हम टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं। जी। हमारे यहाँ ऑथराइज 42 स्क्वाड्रंस है, हमारे पास 29 है। पिछले साल 17 अक्टूबर को स्टैंडिंग पार्लियामेंट कमिटी फॉर डिफेंस को ये आंकड़े पेश किए गए कि हमारे पास 55 स्क्वाड्रन होने चाहिए टू फ्रंट वॉर के लिए।